नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है? इसी क्रम में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने महाधिवक्ता, महान्यायवादी और महानियंत्रक लेखा परीक्षक अध्याय शुरू किया है, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? यहाँ पे बोला गया है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं यानी कि कैग 148 आर्टिकल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनमें से कौन सा कर्तव्य जो है उनका नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देख लेते हैं। ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कि संचित निधि से जो भी व्यय हो रहा है उसका लेखा परीक्षण करना कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है? और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना किसको? राष्ट्रपति जी को। और फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद में ये प्रतिवेदन रखा जाता है, ठीक है? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा पालन नहीं किया जाता है, तो प्रश्न के अनुसार ये गलत होगा। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि संचित निधि से और आकस्मिकता निधि से, यानी कंटीजेंसी फंड और कंसोलिडेट फंड दोनों दोनों के दोनों में से व्यय होने वाले जो भी लेखा परीक्षा है उसका उसका प्रतिवेदन कौन रखेंगे? महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखते हैं, ठीक है? चाहे वो संचित निधि है और चाहे आकस्मिक निधि है। आगे देखेंगे तो प्रश्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी व्यापार, निर्माण और लाभ हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, यानी कैग करते हैं और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है। ये भी गलत होगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना। देखिए, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ इनका कार्य जो है महालेखा परीक्षक परीक्षक करना, ठीक है? लेखा परीक्षण करना किसी भी व्यय का, चाहे वो संचित निधि से चाहे आकस्मिक निधि से हो रही है या कोई किसी भी कार्य में हो रहा है, तो चाहे लाभ है चाहे हानि है, उनकी लेखाओं का लेखा परीक्षक करना जो है कैग का कार्य होता है। लेकिन सार्वजनिक सार्वजनिक जो धन है उसकी प्राप्ति का निर्गम और नियंत्रण करना नहीं होता है, पहली चीज़ ये। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। पहले उसमें यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। जमा होने जैसा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इनका कार्य है कि व्यय उस जो निधि है, संचित निधि है, आकस्मिक निधि, उससे जो व्यय हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, ठीक है? डी गलत आंसर होगा, सॉरी डी राइट आंसर होगा। प्रश्न के अनुसार बोला है नहीं किया जाता, तो डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, ठीक है? एक बार देख लेते हैं इनके जो भी कार्य हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कोई कार्य नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करते हैं, ठीक है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मतलब हिसाब रखते हैं सारा, ये कहने लेखा परीक्षक मतलब हिसाब रखते हैं कि कहाँ पैसा खर्च हुआ है। महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। पहला, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि के लेखों का लेखा परीक्षा करते हैं, ठीक है? वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है, ठीक है? इनके आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर जो स्थानीय निकाय हैं उनकी लेखा परीक्षा करते हैं। वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे, सरकारी कंपनियां हैं और जो निगम है उनका जो लेखा परीक्षण परीक्षण है कौन करते हैं? कैग करते हैं, ठीक है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण का कार्य ना करके, ठीक है? वित्त नियंत्रण कार्य नहीं करते, केवल उसकी परीक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है? लेखा जोखा रखते हैं। जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। ब्रिटेन का जो है ये नियंत्रण का भी रखता है और लेखा परीक्षक का भी रखता है, ये ध्यान रखें।
आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। ठीक है, संचित निधि का लेखा परीक्षक करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संचित निधि का जो लेखा परीक्षक कौन करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। बिल्कुल सही। जो है, संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय में, किसी विभाग में कोई भंडार किया गई है, कोई वस्तु या स्टॉक रखा गया है, उसका लेखा परीक्षक भी जो है कौन करता है? लेखा परीक्षक करते हैं, चेक करते हैं और उनकी रिपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही राइट आंसर होंगे। बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्य हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि जो लोक निधि है, ठीक है, उसका फलोत्पादक और आशायित प्रयोग, मतलब सही प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुरक्षित करने के साथ साथ भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का क्या कार्य का महत्व है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात घोषित करता है। पहला ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्य या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ठीक है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति क्या करती है? विचार विमर्श करती है। 3, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कैग की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, देखो नियंत्रण नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे, राजकोष पर नियंत्रण का कार्य नहीं होता है। ठीक है, जो राजकोष है उस पर नियंत्रण का कार्य नहीं होता है, यानी कि जो संचित निधि है या आकस्मिक निधि है उस पर नियंत्रण का कार्य कैग का नहीं होता है। सिर्फ उसका लेखा परीक्षा करना और कहाँ व्यय किया जा रहा है उसका हिसाब रखना और राष्ट्रपति को देना, ये कैग का कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो कैग है वो किसको रिपोर्ट करता है? वैसे तो लोक लेखा समिति के जो आंख और कान होते हैं वो कौन होता है? कैग होता है। ठीक है, तो ये सही कह रहे हैं कि जो कैग के मंत्रालयों द्वारा जो कार्यान्वित परियोजना या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर कौन विचार विमर्श करता है? लोक लेखा समिति करती है। ये ध्यान रखेंगे। 2 राइट आंसर होगा, 2 सही है। ठीक है, 2 सही है। आगे देखेंगे, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का, इसीलिए तो कैग जानकारी रखता है। ठीक है, कि भाई जो जो लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन जो एजेंसियां हैं उनको जानकारी देती है और फिर वो एजेंसी क्या करती हैं? उन पर आरोप दाखिल करती है। इसलिए कैग, यही कैग का कार्य है। तो 3 भी सही है। ठीक है, चौथा देखेंगे, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ना तो नियंत्रण की शक्ति है, ना अभियोग लगाने की शक्ति। सिर्फ लोक लेखा समिति का कार्य है लेखा परीक्षक करना और उसका प्रतिवेदन देना। बाद में जो एजेंसियां बनी हैं, जांचकर्ता एजेंसियां,
उनका कार्य है कानून के उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगाना। ठीक है, तो ये गलत होगा, तो केवल 2 और 3 सही है, ये राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 37, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो राष्ट्र ये जो है संसद की होती है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी है, उस पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होगी? संसद की। ठीक है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन है किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति बाद में किसके समक्ष रखेंगे? संसद के समक्ष रखेंगे, ये ध्यान रखें। जो अंतिम जो उचित कार्रवाई है वो कौन करती है? संसद करती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि अनुच्छेद 151 एक के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, ये है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी राइट आंसर होगा, क्योंकि लोक लेखा समिति के आखिर कौन कौन होता है? कैग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 39, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों एवं पालनों को जो है निर्धारित करता है। ठीक है, 149 आर्टिकल 149, ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 40, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपने उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे ये बोला गया है जो है उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात बोली गई है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यहाँ पे देख लेंगे, हटाए जाने की कोई बात कही नहीं गई है। ठीक है, कोई आंसर नहीं दिया है इसमें, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 148 एक के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। बिल्कुल सही बात है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर द्वारा मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। बिल्कुल राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये ध्यान रखें। इस प्रकार हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से कैग को हटाया जाता है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग, यहाँ पे ये बोला गया है। 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये बोला गया है। और ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए, यानी एक ही सत्र में चलना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 41, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति का है, ये ध्यान रखेंगे। आप मित्र या मार्गदर्शक बोल रहे हैं लोक लेखा समिति का, या आंख या कान बोल रहे हैं, ये ध्यान रखें। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 42, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग
को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो 1976 में जो है अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है? केवल सरकारी लेखा रखना, ठीक है, यानी ऑडिटिंग करना। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया था। सीएजी अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से पृथक किया गया। तो सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित है, यानी खुद के ऑडिटिंग कर सकते हैं। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य केंद्रीय विभागों द्वारा श्रम भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। 1976 में पहले 1976 से पहले जो कैग का कार्य था वो अकाउंटिंग करना भी था और ऑडिटिंग करना भी था, यानी लेखांकन करना भी था और लेखा परीक्षा करना भी था। लेकिन फिर जो है अकाउंटिंग को यानी कि लेखांकन को अलग कर दिया गया, ठीक है, यानी लेखांकन को अलग कर दिया गया किससे? लेखा परीक्षण से यानी ऑडिटिंग से। तो अब सिर्फ कैग का कार्य है लेखा परीक्षण करना यानी ऑडिटिंग करना, ठीक है। और अकाउंटिंग कौन करते हैं? अकाउंटिंग के लिए भारतीय नागरिक लेखा सेवा एक सर्विस बनाई गई है जो विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा बनाई गई है, अलग अलग विभागों द्वारा। तो वो अकाउंटिंग का कार्य करते हैं और कैग का कार्य केवल लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग करना है। आगे देखें प्रश्न संख्या 43। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को यानी कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था? 1976। ठीक है? तो वो लेखों की तैयारी नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ऑडिटिंग करेंगे, लेखा परीक्षक करेंगे। आगे देखेंगे राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है, ठीक है। राज्य के वित्तीय लेखों का करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग, उप मुख्यमंत्री कोई नहीं, ठीक है। तो राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? कैग करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, यानी केंद्र का भी और राज्य का भी, ठीक है। तो राज्यों के वित्तीय लेखों का समीक्षा का कार्य भी किसका है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। ये देखिए प्रश्न संख्या 45। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लोक निधि की बात की जा रही है, सार्वजनिक निधि की बात की जा रही है। तो लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न संख्या 46। भारत के कैग का कार्य करते हैं, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या कार्य है? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, ये बिल्कुल गलत है। नागरिक स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है। लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, ये बिल्कुल सही है। लोक वित्त जो सार्वजनिक वित्त है उसका संरक्षक कौन होता है? कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 47। गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के, हमें बोला गया है कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो भारत के कौन से नंबर के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने? 14वें। ध्यान रखेंगे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान था, पहले राजीव महर्षि थे 13वें। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी बने थे। इससे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी कौन रहे? गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अधिकारी और संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के सभापति होते हैं 3। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात की जा रही है, तो लोक लेखा समिति के आखिरकार होते हैं
ध्यान रखेंगे। भारत का महाधिवक्ता राज्य में होते हैं विधि अधिकारी, तो यहाँ पे दिया है महाधिवक्ता। उच्चतम न्यायालय, ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है लोक लेखा समिति, लोकसभा की बैठक, राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था उच्च न्यायालय। ये गलत है। ठीक है, कि महाधिवक्ता 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य के का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उच्च न्यायालय होना चाहिए था। अब यहाँ पे 4 आता है, फिर भी देख लेते हैं। और भारत का महान्यायवादी, हाँ भारत के महान्यायवादी यहाँ पे होना चाहिए 4। लोक उपक्रम समिति, लोकसभा की बैठक। ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ए बता रहे हैं ये। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं एक बार। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा बिल्कुल सही है। महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति बिल्कुल सही है। लेकिन महाधिवक्ता, महान्यायवादी दोनों एक साथ दे दिया, फिर यहाँ पे महान्यायवादी भी दे दिया, ये गलत है। तो भारत का महाधिवक्ता सिर्फ महान्यायवादी लिखा होता तो उच्चतम न्यायालय बिल्कुल सही है। और महान्यायवादी तो ये भी हो सकता है, अभी लग सकता है ऑप्शन, ये गलत है ना। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भी भाग लेते हैं। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है, जो कि गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है बोला है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। कौन आता है, ये पूछा गया है। ठीक है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बिल्कुल सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है लोक वित्त में, जो वित्तीय कार्यकलाप है। सार्वजनिक राजस्व आता है, वित्तीय प्रशासन भी आता है। व्यवसायी बैंकों के, ये बिल्कुल गलत है, व्यवसायी बैंकों के कार्य निष्पादन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वित्तीय कार्यकलापों में लोक वित्त सरकार का। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार बोला है कौन सा गलत है, तो गलत डी है, तो डी हमारा राइट आंसर हुआ। तो यहाँ पे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महानियंत्रक, लेखा परीक्षक अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ हमारी कोशिश जो है सही रही होगी और आपको समझ में आया होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वरीयता अनुक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में वरीयता अनुक्रम पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद।